ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हमने आज एक ज्वलंत प्रकरण, जो आज का ही विषय है, अभी अभी बिल्कुल बीते दिनों में फिल्म जगत के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जी, जिनका स्वर्गवास हुआ है। जी हाँ, आज हम उन्हीं की कुंडली पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे विंशोत्तरी दशाओं में क्या जो दशाएं चल रही हैं, जिन ग्रहों की दशा है, क्या उन्हीं का प्रभाव होता है? क्या वो जहां जहां स्थित हैं उन स्थानों को ही बल प्रदान करते हैं? लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि वो जहां हैं उस स्थान का बल हमें नहीं मिल रहा, उस स्थान का प्रभाव हमें नहीं मिल रहा है। तो आप ये जान लें कि मूल रूप से जो ग्रह जिनकी विंशोत्तरी दशा चल रही होती है, वो जिस नक्षत्र में स्थित है, उन नक्षत्र के स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है और उनका स्वभाव क्या है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे गोचरीय ग्रह, हमारी गोचर में क्या स्थिति है, हमारे विंशोत्तरी दशाएं कैसी हैं, और उन जो विंशोत्तरी दशा जिन ग्रह की चल रही है वो ग्रह किस नक्षत्र में है और उनके नक्षत्र के स्वामी कहां बैठे हुए। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहों का स्थान जहां पर है, ग्रह क्या उसी स्थान का फल देते हैं? जी नहीं, वो ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के स्वामी जहां बैठे होते हैं, वह वहां का फल देते हैं मूल रूप से। और आप ये जान ले, आगे आने वाले वीडियो में हम केपी के भी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति पर। पूरा कृष्णमूर्ति पद्धति बेस है नक्षत्रों के सिद्धांत पर, नक्षत्र लाड। जी हां, हमारा भी मूल सिद्धांत ऐसा नहीं है, हमारे ही सिद्धांत से सिद्धांत निकले पाराशरी से। तो जो हमारा भी सिद्धांत है वो नक्षत्रों पे बहुत ही आधारित है। तो हमारे जो ग्रह विंशोत्तरी के चलते हैं, वो किस नक्षत्र में जन्म के कुंडली में, हमारे जन्म के समय वो किस नक्षत्र में थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गोचर है, जैसे किसी ने पूछा कि पंडित जी, जैसे मेरे ज्योतिष बंधु दर्शक दीर्घा, ये देख लें, जब यजमान उनके सामने आता है कि आज इस समय, जैसे वो पूछ रहे हैं कि इस महीने, 1 महीने में, 2 महीने में ये घटना घटित होगी, हमारे लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे यहाँ ये घटना होगी, शादी होगी, मतलब विचित्र तमाम तरीके के प्रश्न उठते हैं। कौन सी महादशा होगी जो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, ये भी प्रश्न उठता है। तो वहां हम यह विषय इस तरह बताएंगे कि हम देखेंगे कि जिसकी विंशोत्तरी दशा आ रही है, वह जन्म नक्षत्र से कहां पर है और मंद गति का ग्रह है कि शीघ्रगामी ग्रह है। ध्यान रखिएगा, मंदगामी है कि शीघ्रगामी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। और एक तो जन्म कुंडली में वो किस नक्षत्र में बैठा है, और थोड़ा सा विवेक और थोड़ा सा तकनीकी हम अपना करेंगे ज्ञान, तो हमें समझ में आएगा कि अगर हमारा ग्रह जिस स्थान पे बैठा हुआ है और जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी कहां बैठे हैं, वह वहां का फल देगा। ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि गोचर में भी हमें ये देखना होगा कि वह ग्रह जिसकी विंशोत्तरी दशा चल रही है, वह गोचर में कहां है और उसकी क्या स्थिति, गोचर में कहां है और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। जी हां, आइए, आज हमने जो शीर्षक लिया है वह शीर्षक है नक्षत्रों के आधार पर विंशोत्तरी का प्रभाव जातक के जीवन में। जन्म नक्षत्र से तीसरे या चौथे यदि मंदगामी
ग्रह की महादशा मिल रही है। ध्यान रखिएगा, जन्म नक्षत्र से तीसरे या चौथे, ये शब्द मैंने क्यों कहा तीसरे या चौथे? देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र कोई है और उसमें द्वितीय चरण में जन्म हो गया, तब तो तीसरे, अगर तीसरी आपकी मंदगामी ग्रह की महादशा मिल रही है तो बहुत लाभकारी होगी। लेकिन यदि सपोज कर लीजिए कि जन्म नक्षत्र में आपके चौथे चरण में आपका जन्म हो, तो यदि चौथे चरण में जन्म हो रहा है तो निश्चित जान लीजिए कि फिर आपका चौथे अर्थात चौथी महादशा मंदगामी ग्रह की होगी, वह बहुत लाभकारी आपके जीवन में होगी। यह मैंने लिख रखा है, देखिए नोट कर लीजिए। नक्षत्रों के आधार पर विंशोत्तरी का प्रभाव जातक के जीवन में जन्म नक्षत्र से तीसरे, यहां लिखा है तीसरे या चौथे मंद गति के ग्रह की विंशोत्तरी दशा चल रही है तो राजयोग। अब वह किसके नक्षत्र में, उसका स्वभाव व स्थिति, जी हां, वो किसके नक्षत्र में है और उसका स्वभाव क्या है। गोचर में भी देख लें, एक तो जन्म नक्षत्र में देख लें और गोचर भी देख लें। देखिए ज्योतिष बड़ा सूक्ष्म है, जब गोचर भी हम देखेंगे कि इस समय गोचर क्या चल रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में देखिए 24 तारीख को बृहस्पति वक्री हुए, इससे पूर्व क्या थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो कर्क में आ गए। 24 तारीख को वक्री हुए और 28 को शनि अपनी वक्रगति छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि अपनी वक्रगति 28 को छोड़ रहे हैं। और शनि किसके नक्षत्र में है इस समय? शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ध्यान रखिए। और ये जो 24 से 28 का पीरियड है, इट इज नॉट गुड फॉर मेष राशि, फॉर कुंभ राशि एंड फॉर मीन राशि आल्सो। 24 से 28, ये तो खैर हमने इस समय की चर्चा की है, लेकिन आप स्वयं किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में जान सकेंगे कि वर्तमान में गोचर में जो हमारी मंदगामी ग्रहों की स्थिति, वो जरूर नोट रखें, हमेशा याद रखें। जैसे बृहस्पति है, जैसे शनि है, जैसे राहु है, ये मंदगामी ग्रह है, यानी इनकी चाल धीमे है। तो इनके नक्षत्रों को हमेशा याद रखें, क्योंकि गोचर आपको जरूर याद रखना है, तभी विंशोत्तरी दशा का आप अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे वर्तमान में किसी यजमान ने पूछा आपसे, तो आप किसी के घटना को व्यक्त कर बताने के लिए वर्तमान भी जाने कि इस समय वक्रगति कैसी है और उसमें नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, आइए अब हम आपको एक कुंडली, धर्मेंद्र जी जो अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो कब प्रभावशाली रहे, कैसे प्रभावशाली रहे और उनकी मृत्यु हुई किस दशा में, सब बताएंगे। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और कैसे हम दशाओं को, विंशोत्तरी को नक्षत्रों के आधार पर जोड़ेंगे और नक्षत्रों से और गोचरीय नक्षत्रों से हम जानेंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। देखिए, धर्मेंद्र जी का जो जन्मांग है वह है वृश्चिक लग्न का। लग्न में बृहस्पति, सूर्य और बुध है, द्वितीय राहु है धनु का, तृतीय मंगल उच्च का है, चतुर्थ शनि स्वग्रही है, छठे चंद्रमा है यानी मेष राशि है, अष्टम भाव में केतु है, द्वादश शुक्र है अकेला। ठीक है, आपने इनका स्वभाव देखा ही है, अकेले शुक्र का है, हम पहले अपने वीडियो में बोल चुके हैं। अब यहां देखिए, इनको शुक्र भी दे रहा है। अब यहां देखिए, अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आइए अब देखिए कि राहु इनका किस नक्षत्र, मंदगामी ग्रहों की चर्चा कर रहा हूं। राहु पूर्वाखाड़ा में, अर्थात शुक्र के नक्षत्र में। ठीक, बृहस्पति अनुराधा में है, अर्थात शनि के नक्षत्र में। इसलिए राहु किसका प्रभाव देगा? शुक्र का प्रभाव देगा। शुक्र कहां कहां बैठा है, शुक्र किन किन भावों का स्वामी है, उन स्थान का कारकत्व राहु पहले देगा और जहां बैठा है उसका बाद में देगा। ठीक है ना। तो राहु और शनि देखिए सदभिका में है, राहु के नक्षत्र में, अर्थात शनि जब चलेगा
तो वो राहु का प्रभाव देगा। ठीक है, अब आइए बुध। बुध स्वयं अपने ही नक्षत्र में बैठा है कि ज्येष्ठा में है, बुध के नक्षत्र में है, भले लग्न में बैठा है लेकिन कहां है, अष्टम का स्वामी, यहां का स्वामी, यानी पापी हो रहा है, तो बुध वहां का प्रभाव देगा। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि इनकी कौन सी दशा सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। देखिए राहु इनका शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्वाखाड़ा में है, तो राहु भावात भावम के सिद्धांत से द्वितीय यहां का भी कारक है, यहां का भी कारक है, यहां का भी चौथे भाव, सप्तम का कारक है, स्त्री भाव यहां भी कारक है, और साहब यहां तो भोग विलास है ही है, इसलिए यहां का कारक तो हो ही गया। ठीक है, अब शुक्र इनका यहां का कारक हो गया धन भाव का, निश्चित रूप से शुक्र स्वयं भावात भावन से, भावात भावन का जो सिद्धांत है उससे शुक्र द्वितीय भाव का कारक हो गया भावात भावन से, और भावात भावन के ही सिद्धांत पर चतुर्थ भाव में सुख का स्थान है, ये भी भावात भावन से सुख का शुक्र का कारक हो गया, और सप्तम भाव तो शुक्र का स्थान है ही है, द्वितीय यहां लिखा हुआ है, वृष स्थान, इसका स्वामी ही शुक्र है, यहां का कारक हो गया, और शुक्र जहां बैठा है वहां का भी कारक हो, भोग विलास का। अतः इनकी राहु की महादशा 1962 से 1980 तक, 1962 से 1980 तक चली। ध्यान दीजिएगा, 1962 से 1980 के बीच ही है, 1962 से इनका संघर्ष स्टार्ट हुआ, और मेरे ख्याल से इसके बाद ये फिल्म में प्रवेश किए, और लगातार सफलताएं इनको 1980 तक मिलती रही, और ये सुपरमैन, सुपर हीरो जो भी हो बन गए। यानी 1980 तक लगातार राहु की महादशा में, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रगल भी कराया शुरू में, लेकिन अपनी ही दशा इसने बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया। राहु की स्थिति है, क्यों पहुंचा दिया, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठा था राहु। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने धनु के राहु पर चर्चा की है, लेकिन एक बात मैंने कही थी कि स्त्रियों की कुंडली में धनु का राहु हो तो बहुत लाभकारी है, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी, ऐसा मैंने बोला है। परंतु एक चीज और मैं कहूंगा कि यदि राहु शुक्र के नक्षत्र में धनु राशि में स्थित हो तो बहुत कारकत्व लेकर बैठा होता है और अपनी दशा में अच्छे परिणाम। लेकिन एक चीज, एक शर्त और है, जैसा कि हमने गोचरी प्रभाव बताया, उसके साथ ये भी कह रहा हूं कि एक चीज है कि इनका जन्म, धर्मेंद्र जी का जन्म जो है वो भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, अर्थात चतुर्थ चरण में है। तो इनकी तीसरी या चौथी दशा, जैसा मैंने लिख रखा है, देखिए कि जातक के जीवन में जन्म नक्षत्र से तीसरे या चौथे यदि मंद गति के ग्रह की महादशा मिल जाए, तो चूंकि चौथे चरण में जन्म हुआ है, एकदम छूता हुआ चरण था, बाकी तो सूर्य और चंद्र निकले, तो जबकि देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सूर्य यहां का अगर सीधे कारक देखा जाए तो सूर्य यहां का कारक बन रहा है ना 10 में से, लेकिन कुछ नहीं दिया। वो तो शुरुआत बचपना था, कोई बहुत बड़ा स्थान था नहीं, इनके पिता एक मामूली स्थान पे रहे होंगे, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। चंद्रमा भाग्य का कारक है, परंतु वह भी कोई बहुत स्थान बली नहीं है। मंगल उच्च का है, देख दीजिए यहां पर ये, पर मंगल में भी मच उच्च के होकर के भी कोई खास नहीं। कोई परिवार में भी संपन्नता आ जाती है इस तरह से अगर दशाएं होती हैं तो। लेकिन राहु की महादशा जैसे चौथी मिल गई इनको, और देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है, उसमें वह पीरियड भी देख लीजिए कि जिसमें इनके कर्म का पीरियड आ रहा, तो इत्तेफाक से राहु की महादशा इनको चौथी मिल गई मंद गति की, और वह राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ था। शुक्र फिल्म दुनिया का, गायन का, एक्टिंग का, नृत्य का, इन सब का तो शुक्र कारक ही है।
उसके साथ साथ शुक्र इनके धन भाव का, चतुर्थ भाव का, सबका कारक है, भोग विलास मतलब सप्तम का। तो शुक्र ने इनको बहुत कुछ दिया। आप समझिए, वही शुक्र जो स्वग्रही होकर द्वादश में, शुक्र का बड़ा महत्व है, लेकिन शुक्र ने दिया हम ऐसा नहीं कह सकते। दिया तो राहु ने अपनी महादशा में, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने से दिया। ठीक, अब गोचर में आइए। अब इनकी जब बृहस्पति की महादशा चली यानी 80 से 96, तो शनि के नक्षत्र में थी यानी चौथे स्थान, तो सुख तो रहा ही 80 से 96 भी, लेकिन इनका बृहस्पति चूंकि शनि के नक्षत्र में था, तो 80 से 96 में पारिवारिक समस्याएं इनके सामने आई। ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा 80 से 96 के बीच इनके सामने पारिवारिक समस्याएं आई। आपस में, परिवार में जरूर इनके सामने समस्याएं आई। उसके बाद इनकी शनि की महादशा चली 96 से 19 साल, यानी 96 और लगभग कह लीजिए कि 2015 तक इनकी शनि की महादशा चली। अब वो भी राहु के नक्षत्र में था, तो 96 से 2015 तक बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगा। कहीं ये चुनाव लड़े होंगे, कहीं जीते तो कहीं, मतलब तमाम तरीके की इनकी समस्याएं उस समय, एक हैज़र्ड स्थिति कह सकता हूं मैं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं। लेकिन हाँ, सुखी राहु, शनि चतुर्थ में शुक्र ही बैठा है और राहु के नक्षत्र में राहु भी खराब पोजीशन में नहीं है, तो ठीक रहा। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहूंगा। इसके बाद इनकी बुध की महादशा जब शुरू हुई, तो उसने इनके हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? बुध अष्टम भाव का स्वामी है, सीधे सीधे मोटी मोटा, लेकिन बुध किसके नक्षत्र में? अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ, अर्थात पूरी तरह से वह बुध ज्येष्ठा में है, बुध के नक्षत्र में है। यही का कारक, यहां का कारक और यहां का अति पापी हो रहा है। बुध में जैसे ही राहु का अंतर आया, अब देखिए गोचर ले लीजिए, गोचर ले लीजिए आप, राहु का अंतर आया, राहु शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश किया, क्योंकि ऐसे राहु मारक नहीं बन सकता था इनका, क्योंकि स्वयं शुक्र के नक्षत्र में था। अब शुक्र इनका सहायक मारक तो है, लेकिन चूंकि शुक्र इनका स्वग्रही होकर बैठा है, इसलिए मारक नहीं बनेगा। इसलिए राहु जैसे ही शतभिखा नक्षत्र में आया, वैसे ही राहु मारक बन गया, क्योंकि द्वितीय बैठा हुआ है। और द्वितीय स्थान का ग्रह कोई भी हो, हम ये कहते हैं, तो अपनी अंतरदशा में या महादशा में मारक बनता है, लेकिन नहीं, जरूर उस समय चोट चपेट लगती है आदमी को, लेकिन यहां मारक तब बना जब राहु की अंतरदशा बुध की महादशा में चली। बुध अष्टम स्थिति अपनी ही नक्षत्र में है, इसलिए यहां का कारक बन गया। और राहु जैसे ही शतभिखा नक्षत्र में आया, उसने इनके लिए मारक स्थिति प्रदान कर दी। और गोचर में वर्तमान में जो स्थिति इनकी बनी, वह राहु के शतभिखा में जाने से। तो ये इस तरह से हमने आपको आज समझाने का प्रयास किया कि हम हमेशा भावार्थ भावन सिद्धांत देखें, गोचर की स्थिति देखें, विंशोत्तरी में ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति देखें, उनके स्वामी की स्थिति देखें, उनकी कुंडली में स्थिति देखें, तब हम विवेचन करें, तो हमें जरूर अपने यजमान को हम संतुष्टि प्रदान करा सकते हैं। नमो नारायण।